आज के दिन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट और बर्निंग टॉपिक है, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। किन आर्टिकल्स के तहत तो उसने अपना इस्तीफा दिया, सीजेपी ने किन आर्टिकल्स किन मौलिक अधिकारों के चलते अपना जो धरना है वो जारी रखा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं आप सभी को बताऊंगा। मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, संविधान के भाग 3 के बारे में मैं आप सभी को जो भी पढ़ाऊंगा उससे बाहर एक क्वेश्चन भी आप सभी का पेपर में नहीं आएगा। इसलिए आप सभी को वीडियो स्किप करके नहीं देखनी, पूरी की पूरी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी है। लास्ट में मैं आप सभी को 5 क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप सभी को वो आते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आते तो उस टॉपिक के ऊपर मैं आप सभी को जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसके बारे में आप सभी पढ़ोगे और उसके बाद कमेंट करके जाओगे। इससे आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आपका स्कोर बढ़ेगा। एक टॉपिक मैं आप सभी को कराऊंगा, एक टॉपिक आप खुद करके मुझे आंसर दोगे। इसी अप्रोच के साथ हम चलते रहेंगे, आप सभी को मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ। तो भाई आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। पेपर में तो 100% इसमें तो क्वेश्चन आया होगा। उसके साथ साथ मैं आप सब ने यह भी बता दूं कि सिर्फ एस्पायरेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस देश में रह रहे हर नागरिक के लिए अपने अधिकारों को जान लेना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए आप सभी को टॉपिक में बना रहना है। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में लिखे हुए हैं, कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। आर्टिकल कौन से आते हैं भाग 3 में? तो 12 से 35। आप सब ने यह चीज़ भी बता दूं कि ये सिर्फ कानून नहीं है, नागरिकों की आज़ादी और सम्मान की गारंटी भी है। तो इसने भाई भारत का मैग्ना कार्टा क्या है, किसने क्या है? पार्ट 3 में। आप सब ने यह चीज़ जान लेनी है कि मैग्ना कार्टा क्या हुआ है। तो भाई इंग्लैंड में एक दस्तावेज है जिसने राजा की शक्तियों पर रोक लगा दी थी और नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए थे 1215 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप सब ने बता दूं कि ये अधिकार हैं जो कि पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। अगर इनका हनन हो रहा है तो हम कोर्ट जा सकते हैं, ये जस्टिसिएबल हैं। कोर्ट आपको जाते ही सुनेगी और आपके अधिकार दिलवाएगी। लेकिन आप सभी को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जैसे ही हम पार्ट 4 पढ़ेंगे डीपीएसपी, उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान रखना है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट जाएंगे हम किस आर्टिकल की पावर्स की वजह से? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक, मौलिक अधिकारों का गार्जियन कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 12 की तरफ। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा बताता है। राज्य, स्टेट क्या होगा? तो आप सभी को बता दूं कि जिसमें भाई गवर्नमेंट आ जाएगी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बॉडीज। इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही हम हाई कोर्ट में कोई केस करते हैं तो आप सब ने देखा होगा उसमें हमेशा लिखा जाता है, हम किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड या किसी चीज़ से भी रिलेटेड हम केस करते हैं तो वहाँ लिखा होता है वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। अब आप सभी को पता लग गया होगा कि स्टेट के खिलाफ ही ये केस किए जाते हैं। जितने भी मौलिक अधिकारों के केस होते हैं वे सारे के सारे स्टेट के खिलाफ होते हैं। आज मैं जितने भी एग्जाम्पल दूंगा वो अपने से रिलेटेड दे सकता हूं, क्योंकि भाई मैंने फंडामेंटल राइट का केस लड़ा हुआ है पहले, तो मैं आप सभी को वही सब बताऊंगा।
इसलिए आप सभी को ध्यान से सुनना है और आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो भाई आर्टिकल 13 के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया, तो आप जैसे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो अगर सच में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मिला तो उस कानून को जो सरकार द्वारा लाया गया था उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। नल एंड वॉइड मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जैसे मैं आप सभी को अपना ही एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने 5 नंबर का केस लड़ा था जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद 5 नंबर जड़ से हटा दिए गए, उसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई पहला जो मौलिक अधिकार थे, हमारे जो मौलिक अधिकार थे उनकी संख्या कितनी थी? 7। अब कितनी है? 6। कौन सा हटा दिया गया? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो अधिकार है ये किस लिए हटाया गया? क्योंकि सरकार को विकास करना था, कहीं डैम बनाना था, कहीं रोड्स बनाने थे। लेकिन जब संपत्ति का अधिकार था तो लोगों ने अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया, इसलिए इस चीज़ को हटाना पड़ा और इसको लीगल राइट बनाया गया। तो ये रिमूव किस आर्टिकल के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया? तो 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978, मोरारजी देसाई सरकार, देसाई सरकार। तो इसमें क्या किया गया था कि ये यहाँ से हटाकर 300A में डाल दिया गया था। आप सभी को ध्यान रखना है, आर्टिकल 31 और 19(1) का F पार्ट, ये दोनों के दोनों हटा दिए गए थे। तो मौलिक अधिकारों में से कौन से पार्ट हटाए गए हैं? तो भाई ये 2 पार्ट हटाए गए हैं और इनको 300A में डाल दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहे, ये क्या हो गए हैं? लीगल राइट। अब हम बाकी जो 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बच गए हैं उसके बारे में बात करांगे। तो आप सब ने अपनी कॉपी में ये चीज़ लिख लेनी है जो स्क्रीन पर है, EFERER, ये 2 बार रिपीट करना है। तो ई से होती है भाई इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, समता का अधिकार। F से होता है भाई फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उसके इंस्टीट्यूशंस को बना सकते हो, उससे रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स इस रिलीजन, राइट टू रिलीजन में आएगा। उसके साथ साथ आप सभी को बता दूं कि एजुकेशन, कोई भी जो अल्पसंख्यक है वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकता है, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आप सभी को इन अधिकारों में मिलेगी। और अगर इन 5 अधिकारों में से आपको कोई चीज़ नहीं दी जा रही है तो हम आर के बारे में बात करेंगे, रेमेडी। तो उपचार क्या हो उस चीज़ का, उसका क्या करें हम? अगर कोई सारे के सारे जितने भी मौलिक अधिकार है उसका हनन कर रहा है तो रेमेडी क्या होगी? आर्टिकल 32, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ांगे। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट है भाई, एक है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। इसमें लिखा हुआ है कि भाई कोई भी भारत का नागरिक है, वो चाहे उच्च पद पर है या बिल्कुल गरीब है, सबको कानून के समक्ष समान माना जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी लिख रखी है कि एग्जेम्पशन रहेगी। एग्जेम्पशन रहेगी किसकी? राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन लोगों को कानून के समक्ष समान मानकर इस तरीके से ये नहीं किया जा सकता कि भाई कोई पद पर बैठा है और उसके ऊपर कोई केस चलाकर उसको अंदर डाल दिया। तो कुछ पदों को इसमें एग्जेम्पशन दे रखी है। उसके साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट है विधियों का
विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें क्या चीज़ है कि भाई समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार होगा, लेकिन अगर परिस्थितियां अलग अलग हों, जैसे महिलाओं, बच्चों व जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको समान बनाने के लिए, ताकि समानता लाई जा सके, उनके लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ 15(3) और 15(4) इन दोनों में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि महिलाओं, बच्चों व पिछड़े वर्गों के उत्थान के प्रावधान सरकार बिल्कुल कर सकती है, उसमें एग्जेम्पशन थोड़ी सी कर सकती है ताकि समानता लाई जा सके। उसके साथ साथ आप सभी को ये चीज़ भी बताऊं कि 16(4) जिसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वो भी सरकार को पावर देता है कि आपको समानता लाने के लिए अगर किसी को छूट देनी पड़े तो आप दे सकते हो। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 के बारे में। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान, इनके आधार पर किसी को भी आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उसमें स्पेशल प्रावधान किए गए हैं कि इसमें भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें आप सभी को ये चीज़ भी बताऊं कि मेरे साथ ऐसा किया गया था कि मेरा जो जन्म हुआ वो सरकारी नौकरी वाले घर में हुआ था, तो मेरे को 5 नंबर नहीं दिए गए थे, बाकी सबको दे दिए गए थे। जैसे ही कोर्ट ने ये देखा कि इस बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करी गई है, तो 15 आर्टिकल, 14 आर्टिकल और 16 आर्टिकल तीनों के तहत उन 5 नंबरों को हटाया गया था। तो भाई 14 आर्टिकल में तो कानून के समक्ष सभी को समान रखा गया है, उसके लिए हटाया गया। 15 में आप सभी ने देख लिया कि जन्म स्थान के आधार पर हटाया गया, और 16 में जो महिलाओं, पिछड़े वर्गों और बच्चों के लिए तो प्रावधान कर सकती है सरकार, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि किसी घर में नौकरी है तो भाई उसको पीछे रख लो, बाकी सबको 5 नंबर दे दो। तो तीनों के तीनों आर्टिकल्स का जो उल्लंघन है वो पाया गया, इसलिए वो 5 नंबर हटे थे। इसलिए आप सबको रिलेट करके पढ़ना है कि 14, 15 और 16 का वायलेशन क्यों पाया गया था। अब आर्टिकल 17 की बात करेंगे, छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत, छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है आर्टिकल 17 के अनुसार, और अगर ऐसा अब भी कोई करता है तो वो दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। हम छुआछूत करके किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 हमें क्या बताता है कि स्टेट द्वारा उपाधियां नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इसमें अपवाद भी है। मिलिट्री, जो हमारे देश की आर्मी है, अगर वो ऑनरी रैंक किसी को देती है, वो जैसे सब अपने पीछे कैप्टन, ब्रिगेडियर, ये सारे की सारे अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, तो वो मानी जाएंगी। और उसके साथ साथ शिक्षा से रिलेटेड कोई उपाधि है, मान लो डॉक्टरेट है, तो डॉक्टर नहीं लगा लेते हैं भाई, तो वो चीज़ मान्य होगी, उससे अलग कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। अब आप सब पूछोगे कि अगर उपाधियों का अंत कर ही दिया गया है तो सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण कैसे दे देती है? तो भाई ये उपाधियाँ नहीं हैं, ये अवार्ड हैं जो आदमी अपनी पूरी उम्र किसी एक क्षेत्र में पूरी की पूरी उम्र लगा देता है,
और बहुत सारी ऊंचाइयों तक जाता है, उसको ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ये उपाधियाँ नहीं हैं। सारे के सारे मौलिक अधिकारों का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 एंड 22। इसमें हम 4 आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। जो आर्टिकल 19 है उसको राइट ऑफ फ्रीडम का दिल कहा जाता है, फ्रीडम का दिल। इसमें कई आर्टिकल पढ़ेंगे, आप सभी को कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए मैं जोर देकर बोल रहा हूँ कि आप सभी को कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। यह 6 तरह की आज़ादी देता है। 19(1) का ए पार्ट, ये पार्ट हमें बोलने की आज़ादी देता है, फ्रीडम टू स्पीक एंड फ्रीडम टू एक्सप्रेस। आप सभी को ये जान लेना है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस आर्टिकल से कि प्रेस की फ्रीडम किस आर्टिकल के तहत दी गई है, तो भाई 19(1)(a। उसके बाद आर्टिकल 1(b) है सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन शांतिपूर्वक। उसके बाद है आर्टिकल 1(c) संघ यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 1(d) फ्रीडम टू मूव फ्रीली। इस चीज़ का ये मतलब है कि आप देश में कहीं भी घूम सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। आर्टिकल 1(e) पार्ट है कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, आप पूरे देश में कहीं भी रह सकते हो, कहीं भी रिसाइड कर सकते हो, आप कहीं भी रुक सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। आर्टिकल जी के बारे में हम आप सभी को बताएंगे कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, आप पूरे देश में कहीं भी अपना व्यापार स्थापित कर सकते हो, आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। अब आप सभी ने एक चीज़ ध्यान से देखी होगी कि 19(1)(f) मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने आप सभी को ऊपर बता दिया था कि ये अबोलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट में 1978 मोरारजी देसाई सरकार, और उसको 300(a) में डाल दिया, जो कि एक लीगल राइट है। अब मौलिक अधिकारों में उसका कोई भी नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। इसको याद करने के लिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, जैसे हमारी CJP है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग इशू है, तो उसके ऊपर मैं आप सभी को बता दूँ, जब उनको कोई चीज़ बुरी लगी तो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपनी बात जनता के सामने रखी। तो भाई बोलने की आज़ादी, आर्टिकल 19(1)(a)। बी पार्ट में क्या है कि उन्होंने शांतिपूर्वक दिल्ली में धरना दिया, एजिटेट किया, तो आप सभी को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो बी पार्ट के तहत हुई। सी पार्ट में यूनियन बनाई जा सकती है, संघ बनाया जा सकता है, जिससे हमें मान लो कोई चीज़ पूरे देश में फैलानी है, तो हम ये तो है नहीं कि हमेशा हम ही पूरे देश में घूम सके, तो एक संघ बना लेते हैं लोग और उसके बाद अपनी अपनी बातें पूरे देश तक पहुंचाते हैं। उसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली, अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है, कहीं जाना है, तो आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जा सकती, वो हमारा डी पार्ट होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से मान लो केरल चले गए और वहाँ पर हमें अपनी बात रखनी है, लेकिन हमें वहाँ रहना भी पड़ेगा, तो रहने की स्वतंत्रता भी हमारे पास है, वो है आर्टिकल 19(1)(e) के तहत। आर्टिकल 1(g) के तहत हम व्यापार कर सकते हैं, पूरे देश में हम कहीं भी अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों के तहत उसको मना नहीं किया जा सकता। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने आप सभी को याद करने के लिए CJP का एग्जाम्पल दिया है, उसी तरीके से आप रिलेट करके अपने आप याद कर सकते हो। आपने एक चीज़ देखी होगी कि मैंने यहाँ पर F की बात नहीं की है,
तो आप सभी को ये बता दूं कि मैंने ऊपर पहले भी रिपीट कर दिया है कि भाई जो 44वां संशोधन है उसके तहत आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 इन दोनों को हटा दिया गया है मौलिक अधिकारों से, इसलिए आप सभी को ये याद रखना है। अब हम आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ेंगे, आपराधिक मामलों में सुरक्षा। आप सभी को 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। सबसे पहले, एक गुनाह की एक सज़ा। दूसरा है, सज़ा उसी कानून के हिसाब से मिलेगी जो गुनाह करते समय लागू थी। मान लो 3 साल पहले किसी ने मर्डर कर दिया और आज उसकी सुनवाई चल रही है, तो जो हमारी आईपीसी जो पहले लागू थी उसी के तहत उस पर फैसला किया जाएगा और वही सज़ा दी जाएगी। आज हमारी भारतीय न्याय संहिता चल रही है। मान लो यहाँ पर फांसी का प्रावधान था लेकिन यहाँ पर उम्र कैद का प्रावधान है, तो भाई उसको फांसी ही दी जाएगी, बेशक बीएनएस में अब उसको हटा दिया गया है। ऐसे ही हमको पार्ट 3 याद करना है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मजबूर नहीं किया जा सकता किसी को भी। मान लो पुलिस ने पीट दिया, उससे बयान ले लिए, तो उसको मान्य नहीं माना जाएगा। इसलिए आप सभी को ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको छीना नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी को पढ़ना है कि अच्छी हवा, पानी। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइवेसी। बहुत बार कोर्ट में केस चलते रहते हैं इससे रिलेटेड। तो भाई जो निजता है प्राइवेसी से रिलेटेड है, मान लो कई बार होता है कि आधार कार्ड क्यों मांगे जा रहे हैं, उस पर केस होते हैं। तो वे चीज़ें सारी की सारी जो निजता का प्रावधान है, जो प्राइवेसी का प्रावधान है, उसको भी मौलिक अधिकार माना गया है। तो आप सबकी प्राइवेसी सरकार के द्वारा रखी जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। सम्मान से जीवन जीने की स्वतंत्रता। सम्मान से जीवन जीने की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बात की गई है। और साथ साथ आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनना है। इसी के आर्टिकल 21 इसी के आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। मौलिक अधिकार बनाया गया है। किस अमेंडमेंट के तहत? 86। मैंने आप सभी को इसका एक पार्ट कल भी बता दिया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके पार्ट जो आर्टिकल है 51A उसमें जोड़ दिया गया है शिक्षा का अधिकार। उसके साथ साथ इसको मौलिक अधिकार भी बनाया गया है। उसी अमेंडमेंट के तहत 86 अमेंडमेंट 2002 किसकी सरकार? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, जो 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मुफ्त शिक्षा। आप सभी को ये आर्टिकल ध्यान रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं ये, इसलिए मैं आप सभी को ये चीज़ें बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है उसके बारे में मैं आप सभी को सीधा सीधा बता देता हूँ कि आर्टिकल 22 गिरफ्तारी एवं हिरासत से संरक्षण के बारे में बात करता है। आरोपित को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 22 में एक अपवाद भी है जहाँ पर निवारक निरोध कानून लगता है। जहाँ भी किसी भी एजेंसी को लगता है कि ये कोई अपराध करने वाला है उसको पहले ही डिटेन कर सकते हैं। उसके साथ तब आपकी जो आर्टिकल 22 की पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाएगी। मान लो किसी एजेंसी को लगता है कि भाई ये आतंकी हमला करने वाला है, तो वो आतंकी हमले का वेट थोड़ी करेगा, वो उसको पहले ही उठा लेंगे। लेकिन ऐसी डिटेंशन सिर्फ 3 महीने के लिए की जा सकती है। तो आप सभी को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आप सभी को ये भी बता दूं कि आर्टिकल 23 और 24
इसमें मौलिक अधिकार कौन से हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो उसमें आर्टिकल 23 है जो, उसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम और बंधुआ मजदूरी, इस पर रोक लगाई गई है। यूपी, महाराष्ट्र या बिहार जैसे कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें बंधुआ मजदूरी आज भी करवाई जाती है, तो उस पर रोक लगाई गई है, वो इलीगल है। तो अगर आपको लगता है कि आपसे जबरन श्रम करवाया जा रहा है या बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है या मानव तस्करी की कोई शिकायत है, तो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि भाई आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर पर रोक लगाता है। तो चाइल्ड लेबर कौन सी होती है भाई? 14 साल से नीचे के जितने भी बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज या किसी कारखानों में और कहीं काम नहीं कर सकते, उन पर सरकार ने संरक्षण के लिए आर्टिकल 24 में सारे प्रावधान किए हुए हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि हमारे मौलिक अधिकारों का ही पार्ट है। तो हम आर्टिकल 25 के बारे में पढ़ेंगे। हम इस आर्टिकल 25 के तहत किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको अपना सकते हैं और साथ साथ में उसके रिचुअल्स उनको भी मना सकते हैं। जैसे इसी के तहत जो हिंदुओं की शोभा यात्रा होती है, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो मुहर्रम पर ताजिया करते हैं, ये सारे के सारे अधिकार आर्टिकल 25 में उनको दिए गए हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दी जाती है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो और उसके सारे के सारे रिचुअल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। आर्टिकल 26, इसमें जो धार्मिक समुदाय हैं उनको अधिकार दिया गया है कि वे अपने धार्मिक समूह हैं उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, मैनेजमेंट खुद कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई मंदिर है, उसकी एक कमेटी बना ली, तो उस पर वो सारी मैनेजमेंट अपने आप कर सकते हैं। जितना भी दान धर्म का जो भी पैसा आता है उससे वो ट्रस्ट बना सकते हैं। वक्फ बोर्ड आप सब ने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वक्फ बोर्ड बना लिया तो वे सारे के सारे अपने धर्म की सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 27, सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए आपसे टैक्स नहीं ले सकती किसी भी धर्म को बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 28 भी शिक्षा से जुड़ा है। अगर कोई स्कूल पूर्ण रूप से सरकारी पैसे से चल रहा है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। मान लो कहीं कोई स्कूल चला दिया या कोई मदरसा चला दिया, अगर वहाँ सरकारी पैसे की एड आ रही है, वहाँ पर सरकारी पैसे से वो चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर धार्मिक चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। वो चीज़ आप सबको पता है कि क्यों करी गई है, क्योंकि इससे कट्टरता आती है जिसकी वजह से समाज एक तरीके से साथ नहीं रह सकता। इसलिए उसको बचाने के लिए धार्मिक शिक्षा या उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर नहीं पढ़ाई जा सकती, उन पर रोक लगाई गई है। उसके साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30, ये दोनों के दोनों अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं इस देश में। तो आर्टिकल 29 है वो अपनी भाषा, संस्कृति, लिपि बचाने का पूरा अधिकार रखते हैं। उनको फोर्स नहीं किया जा सकता इन चीज़ों को बदलने के लिए। तो इसमें जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कम संख्या में हैं, उनको सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं ताकि उनकी संस्कृति बची रहे। इसीलिए उनका संरक्षण आर्टिकल 29 में मौलिक अधिकारों के तहत किया गया है। आर्टिकल 30
सभी अल्पसंख्यक जो भी माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनको स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रहेगा संस्कृति को बचाने के लिए। ये नहीं है कि वो अपने धर्म के बारे में पढ़ाने लग जाए, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो अपनी माइनॉरिटीज़ के बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ा सकते हैं। ये सारे के सारे अधिकार खोखले हैं अगर इनको लागू करवाने का नागरिकों के पास कोई तरीका ना हो। इसलिए मौलिक अधिकारों का गार्जियन या संरक्षक किसको बनाया गया है? सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 हमें ये अधिकार देती है कि अगर मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन हो रहा है तो हम सीधा जाकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उन सभी पे आपको ध्यान रखना है। जो आर्टिकल 32 है उसमें 5 रिट होती हैं, उनको 2-3 मिनट की वीडियो बना के मैं अलग से बता दूंगा, क्योंकि अभी टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करवाना चाहता, ताकि आप सबका इंटरेस्ट भी बना रहे और सारी की सारी चीज़ें थोड़े समय में मैं आप सभी को क्लियर भी करवा पाऊँ। आज के समय जो सबसे मोस्ट बर्निंग टॉपिक इस देश में चल रहा है उसके बारे में मैं आप सभी को 2-3 आर्टिकल्स कराऊंगा, आप सभी को ध्यान से देखना है। हमारे जो शिक्षा मंत्री जो कल तक थे, क्या नाम था उनका? धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब वो इस्तीफा किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? 75(2) के तहत। कोई भी कैबिनेट मंत्री, कोई भी केंद्रीय मंत्री अगर इस्तीफा देगा तो वो किसको देगा? प्रधानमंत्री को। और एक्सेप्ट होने के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। अब आप सभी को ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि 164(1) के तहत अगर कोई राज्य का मंत्री है, अगर वो इस्तीफा देता है तो वो किसको देगा? मुख्यमंत्री को। और एक्सेप्ट होने के बाद कहाँ जाएगा वो? राज्यपाल के पास। आप सभी को ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और साथ साथ में जो भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई थी कि 86th अमेंडमेंट, इसके तहत मौलिक अधिकार 21A, मौलिक जो कर्तव्य है हमारे 51A, ये दोनों के दोनों जोड़े गए। जो चीज़ मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ वो बिल्कुल बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि मैं आप सभी को टॉपिक समझा रहा हूँ, फिर कोई बर्निंग टॉपिक है उससे रिलेटेड आर्टिकल समझा रहा हूँ, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ें मैं आप सभी से पूछूंगा जिसको आप जाकर पढ़ोगे तो उसका आंसर दे पाओगे। तो मैं आप सभी से लास्ट में 5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे की सारी चीज़ें आप सभी को कमेंट में लिख के जानी है, अगर आपको आता है तो भी, और अगर आपको नहीं आता है तो उस टॉपिक के बारे में आप सभी को पढ़ना है। इससे एक टॉपिक मैं कराऊंगा, एक आप खुद तैयार करोगे, इसी तरीके से आप सभी का स्कोर बढ़ता जाएगा। तो भाई आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? कितने प्रकार की इमरजेंसी भारत में लगाई जा सकती हैं? कौन से आर्टिकल के तहत कौन सा आपातकाल लगता है? वित्तीय आपातकाल कितने महीने लगाया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल आज तक कितनी बार इस देश में लगाया गया है? राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश ला सकते हैं? मैं एक साफ नियत के साथ आप सभी के साथ आया हूँ, तो आप सभी को सारी की सारी चीज़ें फॉलो करनी है। जो चीज़ें मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जैसे मैंने पढ़ा था वही चीज़ें मैं आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो समझ आई है तो आप सभी को वीडियो लाइक करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारा ने।